नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जुलाई 22 खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं टोहाना से, जहां नागरिक अस्पताल में पहुंचे विधायक देवेंद्र बबली का किसानों ने विरोध किया। वहीं विधायक देवेंद्र बबली की कार पर हमला किया गया। उनकी कार का पीछे का शीशा टूट गया। साथ ही उनका निजी सचिव को भी इस दौरान चोटें आईं, जिसके बाद निजी सचिव को नागरिक अस्पताल में टांके लगाए गए। विधायक देवेंद्र बबली ने कहा कि उनकी गाड़ी में पथराव किया गया। उन्होंने कहा कि हिंसा करने वाले किसान नहीं बल्कि असामाजिक तत्व हैं। सीधी आगे पहले गाड़ी को साइड में से रोड ब्लॉक किया और रोड ब्लॉक करने के बाद जब मैंने अपनी गाड़ी बैक लेना शुरू की तो उन्होंने 3 बार लगातार गाड़ी को सामने से हिट किया। और फिर मैं गाड़ी बैक मेरे ड्राइवर को मैंने बोला पीछे निकालो, पीछे सिटी थाना था, उससे से हम उधर से निकल जाएंगे, मैंने को मुँह नहीं लगना हमने जो भी लोग हैं। लेकिन पीछे फिर 2-3 और मोटरसाइकिल पे आए लोग, उन्होंने आकर एक वहाँ कोई कूड़े की रेडी थी, उसको पीछे गाड़ी के हरा दिया, गाड़ी को बीच में फंसाया। जब मैं और पीछे लेकर गया तो वो नारों के साथ साथ भद्दी गालियाँ और बिल्कुल एक जैसे उग्र रूप उन्होंने लिया हुआ था, मार देंगे गाड़ियों को, शीशे का टक्कर लठ मारने और करना, उन्होंने काफ़ी बदतमीजियाँ की। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे किसान भाई नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने भी एक किसान के घर में जन्म लिया है। और उसके बाद जब मैं निकलने लगा तो वो बेटियों की, बहनों की, माँ की गले गिरे थे। उस टाइम मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं विधायक से पहले एक आम नागरिक भी हूँ, और शायद हो सकता है कि मैंने भी कुछ जोश में उनको कहा भी ये तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ, आंदोलन उनका हक है, संविधान ने दिया है, लेकिन आप किसी की जान लें, आप ये गुंडागर्दी पर उतारू करें, आप इस किसान आंदोलन को किसी और रास्ते की तरफ भटका कर लेकर जाएं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, ये आप लोगों के लिए शोभनीय नहीं है। भाइयों, वो जो भी लोग थे मुझे नहीं पता, उनको मुझसे पर्सनल रंजिश थी या वो मेरी विधायकी से असंतुष्ट थे। आज कोविड का समय है, आज हमारा देश प्रदेश इस बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन इस टाइप की हरकत करके आप किसान कौम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं पहले एक प्रतिष्ठित इंडियंस हूँ, हरियाणवी हूँ, एक सामाजिक आदमी, उसके बाद मैं विधायक हूँ। और मैंने कभी भी जो किसान के हित में काम ना हो या किसान के हित में बात ना हो, मैंने कभी भी वो भाषा प्रयोग नहीं करी। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार आज उन शरारती तत्वों द्वारा जो किसान के रूप में भेड़िए बनकर आए थे मेरे साथ किया, मैं उसके लिए उन सभी भाइयों कहना चाहता हूँ कि ये कैथल में बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने काला दिवस मनाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने बताया कि पिछले साल 1 और 2 जून को सरकार ने पीटीआई शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त किया था। 1 साल पूरा होने पर बर्खास्त शिक्षक काला दिवस मना रहे हैं। शिक्षकों ने कहा कि सरकार ने जींद उपचुनाव में अखबारों के माध्यम से वादा किया था कि सभी पीटीआई टीचर्स को शिक्षा विभाग में ही समायोजित कर लिया जाएगा, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उन्हें नौकरी पर बहाल नहीं करती है तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। आज हम कर रहे हैं, काला दिवस मना रहे हैं। आज के ही दिन हमें सरकार ने यहाँ से टर्मिनेट कर दिया डिपार्टमेंट से। हम इसका विरोध, हमें दोबारा से बहाल किया जाए, हमारी नौकरी वापस की जाए। दिक्कत इतनी है कि आर्थिक रूप से तो सभी कमज़ोर हो गए हैं, सबकी तनख्वाहें बंद हो गई है, तो घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। जिनकी लोन की किस्तें हैं वो सब लोन के लिए भी अब बैंक वाले फ़ोन कर ही जा रहे हैं। आज जो पीटीआई पिछली साल जो सरकार ने भी 1983 पीटीआई जो रिलीव किए थे, 1 जून को उनको रिलीव किया था। आज 1 जून है, इस करके ये विरोध दिवस के रूप में 1 जून को विरोध दिवस के रूप में कर रहे हैं, मना नहीं रहे, कर रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख को 1 जून को रिलीव किया गया था। हरियाणा सरकार की करनी और करनी में, कहने में और करने में बहुत अंतर है। पिछली साल इनसे वादा किया था 6 अक्टूबर को कि आपका चूल्हा नहीं बुझने देंगे, आपको विभाग के अंदर, शिक्षा विभाग के अंदर समायोजित किया जाएगा। आज सरकार ने लगभग 6-7 महीने हो गए, अभी तक इनकी कोई सूद नहीं ली। इसलिए सर्व कर्मचारी संघ ने ऐलान किया है 1 जून का काला दिवस के अंदर आगामी और आंदोलन तेज किया जाएगा। या तो सरकार अपना वादा पूरा करे, वरना आंदोलन के लिए तैयार रहे। सिरसा के मिनी सचिवालय के बाहर बर्खास्त पीटीआई टीचर्स ने बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मृतकों के आश्रितों को मिलने वाली मासिक आर्थिक मदद बंद होने पर भी पीटीआई टीचर्स गुस्से में हैं। उन्होंने सरकार से मृतकों के आश्रितों को मिलने वाली मासिक आर्थिक मदद दोबारा से शुरू करने और बहाली की मांग की है। आज हम सीएम साहब को आप
टीवी चैनलों के माध्यम से, आप मीडिया के साथियों के माध्यम से आवाज़ पहुंचाने के लिए, अपना ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं कि सीएम साहब ने जो वादा किया था कि इन पीटीआई के परिवारों का चूल्हा नहीं बुझने देंगे, उस बात को कहा जाता है कि हरियाणा का सीएम अपनी बात का जो वादा करता है उसको पूरा करता है। तो हम उनको ये याद दिलवाने आए हैं कि जो वादा किया था उसी अनुसार पीटीआई को दोबारा से पुनः विभाग के अंदर एडजस्ट किया जाएगा। एक सूत्रीय हमारी केवल यही मांग है कि जल्द से जल्द पीटीआई को पुनः बहाल किया जाए। गुरुग्राम से रिटायर्ड पुलिसकर्मी की बेरहमी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में एक बच्चों को हथकड़ी लगाकर खंबे से बांधकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि सेक्टर 39 में खेल में बच्चों में लड़ाई हुई थी, जिसमें आरोपी रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे की आंख में चोट लग गई, जिसके बाद आरोपी रिटायर्ड पुलिसकर्मी और उसके परिवार के कई लोगों ने बच्चों को खंबे से हथकड़ी बांधकर बंधक बनाया, उसके साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान पीड़ित की बहन मदद के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है। कुछ नौजवान क्रिकेट खेल रहे थे आपस में, उनकी उस मैच में कोई किसी बात को लेके आपस में कहा-सुनी हुई और हाथापाई की नौबत आई और उसमें एक लड़के को चोट लग गई, जिसके बाद उसके घर वालों को पता चला कि उसके चोट लगी है। तो जो दूसरे पक्ष के लोग थे, उन्होंने जिन्होंने चोट मारने वाले जो लड़के थे उनके साथ मिलके उनको बांध के और उनको बंधक बना के मारपीट की। कुछ लोगों ने इकट्ठे होके और उनको चोटें पहुंचाई, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर कर लिया सदर पुलिस स्टेशन में और उसमें शामिल 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और उसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। रेवाड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान लगातार जारी है। विभाग लगातार तेल मिलों पर छापेमारी कर रहा है और तेल के सैंपल लगातार लिए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत आज भी खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने 2 तेल मिलों में छापेमारी की और सैंपल इकट्ठा किए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर सचिन के नेतृत्व में टीम सबसे पहले दिल्ली रोड स्थित श्री गणेश एग्रो कंपनी पर पहुंची, जहां सैंपल लेने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मिल मालिक को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। इसके बाद टीम ने गांव फदनी में जय श्री कृष्णा ऑयल मिल पर जाकर तेल के सैंपल लिए, लेकिन हैरानी उस वक्त हुई जब पता चला कि मिल को चलाने के लिए जरूरी फूड लाइसेंस नहीं है और बिना लाइसेंस ही तेल का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। फूड लाइसेंस नहीं होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मिल मालिक को नोटिस जारी किया और विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए। आपको बताएं कि बीते शनिवार को भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रेवाड़ी जिले में 3 मिलों से तेल के सैंपल लिए थे। ये हमें एफएसएसआई जो हमारी सेंट्रल बॉडी है, उन्होंने हमें निर्देश दिए थे कि अपने जो एरिया में जितनी भी तेल की मिलें हैं उनका निरीक्षण किया जाए और उनके डायरेक्ट तेल के सैंपल लिए जाएं, ताकि तेल में जो मिलावट है उसको कहीं हद तक रोका जा सके। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मंडियों से सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है और तेल की जो मिलें हैं उनके अंदर जो तेल निकालने की प्रक्रिया वो भी शुरू हो चुकी है। तो सारा खेल मिलावट का है। मिलावट को रोकने के लिए हमें ये निर्देश प्राप्त हुए थे, उसी के अंतर्गत हम ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। आज हमने पहले तो पुलिस लाइन के सामने है एग्रो मिल्स के नाम से है, उस वहाँ पे कार्रवाई की और अभी हम यहाँ फदनी गांव में है, यहाँ जय श्री श्याम के नाम से जय श्री कृष्णा के नाम से जो मिल चला रखी। सोनीपत में पश्चिमी यमुना नहर में डूबे 18 साल के साहिल का शव 30 घंटे बाद बरामद किया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही आपको बताएं कि रविवार को साहिल अपने 2 दोस्तों के साथ नहर में नहाने गया था, जहां साहिल का पैर फिसलने से वो नहर में डूब गया। नहर में डूबने की खबर मिलने के बाद पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार साहिल के शव की तलाश कर रही थी। शाम को 7 बजे मलाने पुल के नीचे हमारा लड़का ठीक आ गया, नीचे बात चल रही थी। 30 घंटे बाद नींद आया वो, वहाँ बच्चों ने घूमने फिरे, वहाँ देखे पैर को मारे को मैंने मिल गया था वो, हमारा लड़का मिल गया। ये जिस बड़वासनी नहर में डूब गया था, ये इससे एक गांव आगे चल के महलाना गाँव आता है, उसके पुल के पास इसकी बॉडी कल शाम को मिली है। तो शाम को डेड बॉडी को यहाँ सोनीपत सरकारी हॉस्पिटल में रखवा दिया था। आज पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को डेड
हरियाणा में 7 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। ऑड इवन के तहत बाजार खोलने की अनुमति सुबह 9 बजे से 3 बजे तक दी गई है और इसके लिए पुलिस और प्रशासन कितने तैयार हैं, इसको लेकर एसपी कमलदीप गोयल और डीसी मुकुल कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता देवीदास शारदा ने। कोरोना से बचाव के लिए 1 तारीख से 7 तारीख तक जो लॉकडाउन है वो बढ़ा दिया गया है और इसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां रूटीन में देखा जाता है। एसपी और डीसी यमुनानगर इकट्ठे राउंड भी करते हैं। आज उन्होंने राउंड भी लिया तो उनसे जानते किस तरह की बातें सामने आई हैं और वो क्या कहना चाहें। सर, आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में स्वागत। जिस तरह लैंड एक्ट की बात करते हैं तो आपने राउंड लिया तो किस तरह की बात देखी आपने सर? मैंने और डी साहब ने आज शहर की मार्केट का राउंड लिया है और मुझे इस बात की खुशी है कि ज़्यादातर जो दुकानदार भाई है वो जो दिशा निर्देश है उसका पालन कर रहे हैं। आपको जानकारी है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हर दुकान के बाहर नंबर लगा दिया है 1 या 2। तो जो और डेट्स हैं 1, 3, 5, 7 उस पर 1 नंबर वाली दुकानें खुली रहेगी और जो इवन डेट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 उस तरह की इवन डेट्स पे जो 2 नंबर वाली दुकानें वो खुली रहेंगी। कमलदीप गोयल जी एसपी यमुनानगर अभी हमारे साथ मौजूद है। डीसी यमुनानगर मुकुल कुमार जी, उनसे जानते हैं कि किस तरह का अलर्ट है और क्या क्या वो चाहते हैं कि लोग किस तरह का पालन करें। जैसे कि आपको पता है 31 तारीख से सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट की नई गाइडलाइंस आ गई थी, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशंस दी थी। स्पेशली 2 शॉप्स जो स्टैंड अलोन शॉप से अलग हैं उनके टाइमिंग्स बढ़ा दिए गए थे, 9 से लेकर 3 बजे तक के कर दिए गए थे और उसके अलावा ऑड इवन बेसिस के ऊपर ही ये दुकानें खोलनी थी। तो उसी की कंप्लायंस को चेक करने के लिए आज मैंने एसपी साहब के साथ दौरा किया है और मोर और लेस लोग उसकी कंप्लायंस कर रहे हैं। जहाँ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था उसके बारे में उनको बता दिया गया। इसमें सर यदि बात करते हैं कोरोना की, जिस तरह रेड फीवर है जब ब्लैक फंगस है उसने पाँव पसार ली, तो उसके लिए क्या तैयारियाँ यमुनानगर की? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह सजग है। जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है जिसमें कि एक ब्लैक फंगस का मैटर भी है, तो उसका जैसे ही कोई केस रिपोर्ट होता है हम लगातार हायर अथॉरिटीज़ के टच में हैं और जहाँ से भी हो जो हमारा एंटी फंगल जो ट्रीटमेंट दिया जाता है इस डिजीज़ के अंदर उसको इंजेक्शंस की अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाती है। परिषद एसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल व डीसी मुकुल कुमार जी, जिन्होंने हमें बताया कि जिस तरह से कोविड को लेकर के 1 से 7 तारीख तक नई गाइडलाइन जारी की गई है, इवन और के फार्मूले के तहत किया गया है। उन्होंने जांचा भी लोग इसकी पालना कर रहे हैं नहीं कर रहे या लैंड ऑर्डर को लेकर और किस तरह की स्थिति है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन के बाद एंटीबॉडी कॉकटेल का ट्रायल शुरू किया जा रहा है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना को मात देने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल का ह्यूमन बॉडी पर ट्रायल शुरू किया गया। यहाँ आपको बताएं कि इससे पहले गुरुग्राम में एंटीबॉडी कॉकटेल का अच्छा परिणाम मिला था, जिसके बाद सरकार इसका ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायल करवाने पर जोर दे रही है। अगर इसके कई ट्रायल सफल हो जाते हैं तो इसे मार्केट में आम जनता के लिए उतारने पर विचार किया जाएगा। ये एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है। अभी जो हमें कुछ पता लगा है कि कुछ एक हरियाणा में भी और बाहर भी इस दवाई का इस्तेमाल हुआ है और उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं उनको। हमारे को भी कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को सरकार के दिशा निर्देश प्राप्त हो चुके हैं कि हम इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ पे हम लोग एक ह्यूमन ट्रायल करें, जिसके लिए हमने अपनी कंसेंट दे दी है और जैसे ही सरकार के दिशा निर्देश होंगे इस पे कार्य शुरू हो जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर ने जहां पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है, लगातार देश और प्रदेश में कोरोना के मामलों में इजाफा होने के बाद अब थोड़ी राहत देखी जा रही है। लेकिन महामारी के दौर में कई जगह से राहत की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिनमें कुरुक्षेत्र की जसलीन की खबर भी काफ़ी अच्छी है। दरअसल जसलीन महामारी में काफ़ी सौभाग्यशाली रही। जसलीन को कोरोना काल में दोहरी खुशी मिली है, क्योंकि जसलीन ने 27 दिन अस्पताल में रहकर न सिर्फ कोरोना को मात दी, बल्कि वेंटिलेटर पर रहते हुए एक स्वस्थ बच्ची को जन्म भी दिया। गर्भवती जसलीन कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 2 मई को निजी अस्पताल में दाखिल हुई थी। उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसे वेंटिलेटर पर रखा गया और 4 मई को उसने स्वस्थ बच्ची को वेंटिलेटर पर रहते हुए जन्म दिया। जसलीन के जज्बे ने जहां कोरोना को हराया, वहीं स्वस्थ बच्ची को जन्म देकर वो और उसका परिवार अब खुश है। वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने इतना अच्छे से ट्रीटमेंट किया है कि मैं उनका एहसान नहीं भूल सकती। डॉक्टर तो परमात्मा का रूप होते हैं। उन्होंने इतनी केयर में रखा, इतनी देखभाल की कि
आज मैं उनकी बदौलत यहाँ पे बैठी हूँ। मैडम नेहा ने मेरे को डिलीवरी करवाई थी और उन्होंने इतने अच्छे से डिलीवरी करवाई कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। कि कंडीशन उस टाइम तो मतलब थोड़ा कम कंडीशन ठीक थी, मतलब उसके बाद जब हम वहाँ लेके गए और ज़्यादा बिगड़ती गई उनकी हालत, तो वहाँ जाके देखा कि किसी हॉस्पिटल में, कई हॉस्पिटल में गए हम, वहाँ बेड नहीं मिला हमें, हर जगह बेड अवेलेबल नहीं थे। तो मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर से होकर के हमें आरोग्य हॉस्पिटल के बारे में, बालाजी आरोग्य में हॉस्पिटल है, उसके बारे में बताया गया, वहाँ लेके गए, फिर वहाँ पे हमें बेड मिला, वहीं पे एडमिशन करवाया गया। कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए रोहतक पीजीआई मेडिकल ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विशेष तौर पर बच्चों के लिए 500 बेड की सुविधा होगी, जिसमें 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू और 400 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए अगले 1-2 महीने में 4 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जाएंगे, ताकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो परेशानियां आईं उनका फिर से सामना न करना पड़े। पलवल जिले में कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते जिस तरीके की परेशानियां देखने को मिली हैं, उसके चलते जिले की आबादी की पूरी जांच करने में पलवल जिला हरियाणा प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि पलवल जिले की आबादी 10.5 लाख के करीब है और संक्रमण को देखते हुए जिले में लोगों की स्क्रीनिंग करने का काम किया गया है, जिसके आधार पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। और फरीदाबाद जिले के सबसे बड़े गांव तिगांव में लोग जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तालाब में भरे गंदे पानी को निकालकर मुख्य रास्ते पर छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से 15 दिन से सड़क पर जल भराव हो गया। लोगों को गंदे पानी से गुजरकर आना जाना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी कोई समाधान नहीं कर पा रहे। गांव के लोगों ने पंचायत विभाग के अधिकारियों से लेकर स्थानीय विधायक को भी शिकायत की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया। 2 बार गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट हो रहा है, पर यहाँ पे कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। और यहाँ बिजली का खंभा भी है, लोग यहाँ बार बार गिर रहे हैं रिपट के, और यहाँ करंट का भी डर है। ये गांव के अंदर का पानी बाहर डाला जा रहा है और ये एक मतलब प्लान के हिसाब से ही है। मुझे तो लगता है कि उनको लगता ही नहीं है कि यहाँ भी लोग रह रहे हैं, और वो यहाँ पे बाइक आती हैं, सब गिरते हैं, लेडीजें आती हैं, वो सब बहुत बुरा हाल है। ये जोर से पानी रित रहा जी, न सरपंच ना सुन रहा, ना एमएलए सुन रहा, ना अधिकारी सुन रहे। 15 से 20 दिन हो गए, लोग गिर रहे हैं, यहाँ पर लिस्ट है ही नहीं, आप उसको देख सकते हो। जिले का सबसे बड़ा गांव है, लेकिन इसके हालात देखें, यहाँ जो इतनी बुरी नौबत है, अधिकारियों ने बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। अंदर का पानी, गंदा पानी, जोहड़ का पानी इधर से खींचते हैं, नालियाँ साफ है नहीं बिल्कुल, और जो ना उसे यहाँ रोड पर डाल देते हैं, और यहाँ बीमारी फैलने का इतना डर है। और ये देखिए बिजली के जो खंभे खड़े हैं यहाँ कभी भी करंट इसमें उतर सकता है, कोई भी अनहोनी हो सकती है, जान माल का कोई भी नुकसान हो सकता है। कितनी बार शिकायत की है, बीडीपीओ साहब और एक वो हैं एसडीओ, उनके आदेश पे पानी फेंका जा रहा है यहाँ, और कितनी बार उनसे रिक्वेस्ट कर ली, उनको कल फोटो भी भेजे खींच के, फ़ोन वो उठाते नहीं, फ़ोन बजता रहता है लेकिन वो फ़ोन उठाते नहीं। और उसके बावजूद यहाँ देखें आप, ये हालत देखें, कितना सड़ा हुआ पानी है, यहाँ रहना ठहरना मुश्किल हो रहा है बिल्कुल लोगों का, लेकिन कहीं कोई सुनवाई। दुबई में आयोजित हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप से पदक लेकर लौटे भारतीय टीम के हरियाणवी खिलाड़ियों का हरियाणा सरकार ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर हरियाणा सरकार में ओएसडी गजेंद्र फोगाट ने फूल मालाओं और बुके देकर खिलाड़ियों का स्वागत किया। उन्होंने मौके पर ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा दिए गए बधाई संदेश आशीर्वाद को खिलाड़ियों को प्रेषित किया। और इस अवसर पर गजेंद्र फोगाट ने कहा कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन सभी खिलाड़ियों की जीत को ऐतिहासिक बताया और खिलाड़ियों को आने वाली आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भी पदक के लिए पसीना बहाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी ओलंपिक टिकट प्राप्त खिलाड़ियों उनकी तैयारियों के लिए उनके खाते में 5 लाख रुपए पहले ही जमा करवा दिए हैं। इसके अलावा ओलंपिक जाने पर उन्हें 10 लाख रुपए की राशि और भी देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए खेल विभाग को आदेश दिए जा चुके हैं। वहीं ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर 6 करोड़ की राशि की घोषणा की गई है। इससे खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल है। इस मौके पर भारतीय दल के हरियाणवी खिलाड़ी पूजा वोरा, संजीत सिंगरोहा, अमित पंघाल, अनुपमा कुंडू, साक्षी ढांडा
मोनिका रुड़की, विकास कृष्ण, जैस्मिन लंबोरिया और स्वीटी मौजूद रहे। आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से इन सभी हरियाणा के हीरो को, जो इसमें लड़के और लड़कियां भाई बहन दोनों हैं, जिन्होंने मेडल जीते हैं, संजीत हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है और अमित पंघाल हैं जिन्होंने सिल्वर जीता है। तो ये सोना और चांदी हमारे साथ हैं। इसके अलावा और भी बच्चे हैं जो अभी आ रहे हैं। तो आज मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इन्होंने भारत का मान बढ़ाया है। ये हरियाणा के ही नहीं, पूरे भारत का मान है। आने वाले ओलंपिक की आशाएं हैं और मुझे आशा है कि ये इसी तरह से अपने खेल में मेहनत करके मैदान में इसी तरह से सोना चांदी पे निशाना लगाते रहेंगे, पंच लगाते रहेंगे। भगवान ने बहुत तरक्की दे। आगामी ओलंपिक के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने अभी फ़िलहाल दुबई में बॉक्सिंग एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और मैंने फाइनल्स में कजाकिस्तान के बॉक्सर को हराया जो कि पिछले ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट थे। और मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ अब नेक्स्ट जितने भी टूर्नामेंट्स आएंगे अभी उनके लिए। थैंक यू। नमस्कार जी, मैं अमित पंघाल और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके लौटे हैं। गोल्ड तो नहीं आ पाए लेकिन उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आए हैं। हो सकता है इससे कभी आगे मुकाबला हुआ तो इसको अच्छे से अच्छी टक्कर देंगे और मेरे हिसाब से हरा के वापस आएंगे। और अब आपको ज़रा ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि खिलाड़ियों के द्वारा कैसे बेहतरीन प्रदर्शन किया गया और एशियन चैंपियनशिप में जो जलवा रहा है वो किस तरीके से रहा। संजीत सिंगरोहा जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, 91 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो संजीत सिंगरोहा जिनका चेहरा भी आप देख रहे हैं और एशियन चैंपियनशिप में जिन्होंने हरियाणा का मान बढ़ाया, देश का गौरव बढ़ाया है और ये अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जिस तरीके का उन्होंने कदम उठाया और ये जो उनको इस दौरान सम्मान मिला है। वहीं दूसरा चेहरा अमित पंघाल और तीसरा विकास यादव जिन्होंने 69 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने ये बड़ी सफलता हासिल की है। पूजा वोरा और इसी तरीके से ये अलग अलग खिलाड़ी जिनके लगातार हम आपको नाम दिखा रहे हैं। महिला खिलाड़ियों में अनुपमा का नाम है और मोनिका 48 किलोग्राम भार वर्ग में जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह इस वक्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। संदीप सिंह ने कहा है कि अब सभी गैर सरकारी हॉस्टलों की मैपिंग की जाएगी। जो हॉस्टल खिलाड़ियों को सुरक्षा और सुविधाएं नहीं दे रहे हैं उनको बंद किया जाएगा। खेलो इंडिया इवेंट की तैयारियों पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि ओलंपिक के पैटर्न पर ही खेलो इंडिया करवाया जाएगा। ये इवेंट इस बार हरियाणा में करवाया जा रहा है। सागर हत्याकांड पर बोलते हुए खेल मंत्री ने कहा कि अगर वाकई में सुशील ने ऐसा किया तो काफी निंदनीय है, लेकिन अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं। अभी मामला ट्रायल पर है। खेल जगत के लिए ऐसी घटना काफी शर्मनाक है। खिलाड़ियों को इधर उधर की बातों की बजाय अपनी गेम की तरफ ध्यान देना चाहिए। खेलो इंडिया से पहले ओलंपिक्स है और ओलंपिक्स के पैटर्न के ऊपर ही हम खेलो इंडिया करवाएंगे। और दूसरी बात यह है कि खेलो इंडिया की तैयारियां इंफ्रा के ऊपर काफ़ी अच्छी जोरों शोरों पर चल रही हैं और जो भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आना है इंफ्रा को लेकर, चाहे वो होस्ट करने को लेकर, वो काफ़ी उन्होंने अच्छे अमाउंट में दे चुके हैं। और एक हमारी सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खेलो इंडिया पंचकुला को मिल गया है। तो ये एक सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ के खिलाड़ी और अच्छी ट्रेनिंग कर पाएंगे और युवाओं को और अच्छा रूप मिलेगा आगे निकलने का। एक मैंने अभी लास्ट सप्ताह मीटिंग की थी और उस मीटिंग में मैंने ये कहा कि हमारे जितने भी हॉस्टल्स हैं जो गैर सरकारी हैं और उसकी हम एक मैपिंग कर लें और मैपिंग करने के बाद एक ऐसी चीज़ बनाएं जिससे कि इनको हम। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।